आप सभी किसान दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। हमारा एक कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं और अभी तो काफ़ी दूर तक जाना बाकी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एक नए औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और इस औषधीय पौधे का नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा उष्णकटिबंधीय और हिमालय के निचले प्रदेशों में सिक्किम तक में उगता है। दोस्तों, सर्पगंधा असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलता है और मूलतः अगर सर्पगंधा की बात की जाए तो ये एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त भारत के साथ साथ चाइना, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार में भी पाया जाता है। वैसे सर्पगंधा मूलतः एशिया महाद्वीप का ही पौधा है। अभी वर्तमान में इसकी आपूर्ति मुख्यतया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हो रही है, जो स्वाभाविक रूप से इसकी खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। हाँ पृथ्वी, आप ठीक कह रहे हैं। भारत में इसकी खेती लगभग 400 वर्ष पूर्व से की जाती है और अगर बात परंपरागत चिकित्सा पद्धति की जाए तो उसमें सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है, जैसे पागलपन, उन्माद। इसके अतिरिक्त कई बीमारियों के निवारण के लिए इसका उपयोग होता है और इसके अतिरिक्त सांप अथवा कीड़े काटने के इलाज के लिए भी सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है और इसीलिए हमारे जितने भी जागरूक किसान मित्र हैं वो इसकी खेती करते हैं। तो फिर बिना समय बर्बाद किए चलिए बढ़ते हैं आगे और सर्पगंधा की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां ले लेते हैं। सर्पगंधा, ये सर्पगंधा औषधीय पौधा है। सर्पगंधा एक छोटा, चमकीला, सदाबहार, बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। सर्पगंधा की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी और लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती हैं। सर्पगंधा खुले क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी तरह से पनपता है। ज्यादा सर्दी के समय इसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत आते ही पुनः नई कोपलें आ जाती हैं। जल भराव वाले क्षेत्र सर्पगंधा की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हाँ, अगर कुछ दिनों के लिए जलभराव होता है तो सर्पगंधा का पौधा उससे अपना बचाव कर लेता है। प्रकृति रूप में तो ये 250 से 500 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता एवं बढ़ता देखा गया है। सर्पगंधा की जड़ें भूमि में 50 सेंटीमीटर तक गहरी जाती हैं, इसलिए इसकी खेती ऐसी मिट्टियों में ज्यादा सफल होती है जिनमें जड़ों का सही विकास होता है। इस दृष्टि से 6.5 पीएच वाली रेतीली दोमट तथा काली कपासिया मिट्टियां इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। सर्पगंधा की खेती के लिए 3 तरह से बुआई की जाती है। पहला है तने की कलम से प्रवर्धन। इस विधि में सर्पगंधा की 6 से 9 इंच लंबी ऐसी काट ली जाती हैं जिनमें कम से कम 3 नोड्स हों। देखिए, इसे नोड्स कहते हैं। इन कलमों को 30 ppm वाले एंडोल एसिडेटिक एसिड वाले घोल में 12 घंटों तक डुबोकर रखने के बाद इनकी बुआई करने के अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन्हें मई-जून में नर्सरी में लगा दिया जाता है। इस विधि से 40 से 65% तक कलमें सही तरह से पनपती हैं। दूसरा है जड़ों से प्रवर्धन। जड़ों की कटिंग से पौधों का प्रवर्धन तने की कटिंग्स की तुलना में ज्यादा सफल रहता है। इस विधि से 1 से 2 इंच लंबी टेप रूट्स की कटिंग को खाद, मिट्टी और रेत मिश्रित पॉलिथीन की थैलियों में इन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि पूरी कटिंग मिट्टी से दब जाए तथा ये मिट्टी से मात्र 1 सेंटीमीटर ही ऊपर रहे। इस प्रकार लगाई गई 50% तक कटिंग्स लगभग 1 माह के अंदर अंकुरित हो जाती हैं। इस प्रकार से बुआई करने के लिए 1 एकड़ में लगभग 40 किलोग्राम रूट कटिंग्स की आवश्यकता होती है। तीसरा है बीजों से बुआई। सर्पगंधा के प्रवर्धन का सर्वोत्तम तरीका इसका बीजों से प्रवर्धन करना होता है। हालांकि बीजों से प्रवर्धन करने के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या बीजों के पनपने की क्षमता की है। दूसरे
बीज जितने पुराने होते हैं, उनकी उगने की क्षमता उतनी घटती जाती है। किसान दोस्तों को सलाह दी जाती है कि 6 माह से ज्यादा पुराना बीज न लें। 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग 500 वर्ग फीट की नर्सरी पर्याप्त होती है। नर्सरी के बजाय बीजों को पॉलिथीन की थैलियों में डालकर भी पौध तैयार की जा सकती है। नर्सरी में लगाए गए पौधों पर जब 4 से 6 तक पत्ते आ जाएं, तो उन्हें सुविधापूर्वक उखाड़ करके मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। सर्पगंधा की फसल को कम से कम 2 वर्ष तक खेत में रखना होता है, इसलिए मुख्य खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। खेत तैयार करते समय गहरी जुताई करके खेत में 2 टन केचुआ खाद या 4 टन कंपोस्ट खाद और 15 किलोग्राम बायोनीमा जैविक खाद प्रति एकड़ की दर से मिला दी जानी चाहिए। जोताई के बाद 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में 15 सेंटीमीटर गहराई के कुंड बना दिए जाते हैं। रोपाई के लगभग 6 महीने बाद सर्पगंधा के पौधों पर फूल आने लगते हैं, जिन पर फिर फल तथा बीज बनते हैं। यदि फसल के प्रारंभिक दिनों में बीज बनने दिया जाता है तो जड़ों का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसे में सारी खाद्य सामग्री फलों और बीजों को चली जाती है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए पहली बार आने वाली फूलों को सावधानी से तोड़ दिया जाता है और आगे आने वाले फूलों, फलों तथा बीजों को फलने तथा बढ़ने दिया जाता है। इनमें से पके हुए फलों को सप्ताह में 2 बार चुन लिया जाता है। ये सिलसिला पौधों को अंततः उखाड़ने तक निरंतर चलता रहता है। पर्याप्त मात्रा में जड़ें प्राप्त करने के लिए इसे 2 से 3 अथवा 4 साल तक खेत में रखा जाता है। वैसे इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवधि 30 माह तक की है। जब फसल 30 माह अथवा 2.5 वर्ष की हो जाए तथा सर्दी के मौसम में जब पौधों के पत्ते झड़ जाएं, तब जड़ों को खोद लिया जाता है। जड़ों को सावधानी पूर्वक उखाड़ा जाना चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जड़ों की छाल को क्षति न पहुंचे। साफ कर लेने के उपरांत इन्हें अच्छी प्रकार से सुखाया जाता है। सूखने पर ये जड़ें इतनी सूख जानी चाहिए कि तोड़ने पर ये खट की आवाज से टूट जाएं। इन सूखी हुई जड़ों को सूखी जगह पर जूट के बोरों में रखकर संग्रहित कर लिया जाता है। तो किसान मित्रों, सर्पगंधा की खेती कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी हमने ली, लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं। जी बिल्कुल रह जाते हैं, और बहुत सारी तकनीकी जानकारियां भी हम जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्पगंधा के पौधे का जड़ का और पत्ती का दोनों का इस्तेमाल होता है। अधिकतम जो इस्तेमाल होता है दवाइयों में जड़ का ज़्यादा होता है। लोकल दवाइयाँ जो बनाते हैं वो पत्ते का इस्तेमाल करते हैं सर्पगंधे का। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सर्पगंधा की खेती पर। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, सर्पगंधा की खेती के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ है औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश्वर चंदेलिया जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई बहनों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, सर्पगंधा एक बहुवर्षीय फसल है, और ऐसी स्थिति में इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है? सर्पगंधा जो है उसका जो लाइफ साइकिल है इसको बहुवर्षीय बोलते हैं।
एक अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो एक जो झाड़ी नुमा, अगर ज़्यादा झाड़ी तो नहीं बनेगी, बट ये बहुवर्षीय पौधा माना जाता है। तो एवरेज जो इसकी लाइफ है 18 महीने से ऊपर की है। तो आपने अगर इस जो है जुलाई में लगाते हैं तो अगले सितंबर अक्टूबर जो ग्रीष्म जो आपका सर्दियाँ आएंगी उससे पहले ही इसका हार्वेस्टिंग टाइम रेडी होगा। आप इसको जो है 3-3.5 साल तक जो है मैक्सिमम खेत में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्पगंधा की जड़ों से एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी किसान भाइयों को बता दीजिए। आप जानते हैं सर्पगंधा, तो वैसे तो हम आयुर्वेद के हिसाब से बोलते हैं कि इसकी जड़ में से सांप जैसी गंध आनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है सर्पगंधा। बट होता क्या है कि इसकी जड़ जो है सीधी जड़ नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें बेंड होता है जैसे सांप की गर्दन में होता है। तो आयुर्वेद में हम इसको ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम इसको दवाई के रूप में देखते हैं, औषधीय गुणों पे देखते हैं, तो आपने जो है आजकल आपने देखा है कि उच्च रक्तचाप है, जो हाइपरटेंशन है, सबको होती है। तो इसके जो आपने एल्कलॉइड की बात करी थी, तो इसमें रेजरपिन ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड मिलते हैं, सर्पेंटिन ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड मिलते हैं। उस जो औषधीय गुणों की वजह से ये जो है आपका जो हाइपरटेंशन है, जो आपको उच्च रक्तचाप रहता है, उसको काम करने का कोशिश करता है। तो जो उन्माद वगैरह होता है किसी बच्चों में या किसी प्राणियों में, उससे भी इसको जो है एल्कलॉइड की वजह से इसका प्रभाव रहता है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एल्कलॉइड, नॉर्मली जो है 2.5 से 2.8% के आसपास जो है पाया जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए मिल लेते हैं हमारे किसान भाई से और जान लेते हैं उनसे कि किस प्रकार के उनके अनुभव रहे, क्या मुनाफा कमाया। आइए देखते हैं। जी, मेरा नाम चमनपाल, मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैं BSc एग्रीकल्चर एंड MSc एग्रीकल्चर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम खेती करें, अपनी इस एजुकेशन का अच्छा लाभ हम अपने किसानों के साथ और खुद ले सकें। आज के समय में आयुर्वेद को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने ये चाहा कि हम औषधीय की फसलों की खेती करें। फिर उसमें मेरे पास एक नया मोड़ आया कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी मिली। तो मैंने फिर अपना जो 50-50 था पहले कि हाँ एजुकेशन के बाद जॉब भी करना है या खेती करना है, पर 50-50 को उसने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मोड़ आया मेरे लिए, तो मेरा 100% हो गया। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि औषधीय पौधों की हम खेती करते थे, जिसमें हमने सर्पगंधा की खेती की है। सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है जिसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सर्पगंधा की जड़ों की जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है वो बीमारी जैसे आपकी स्लीपिंग पिल्स होगी और हाई ब्लड प्रेशर की पिल्स होगी, इनमें यूज़ होता है सर्पगंधा का। पर हम इसको इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है, जिससे आयुर्वेद भी बढ़ता है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक व्यवस्था हमारे घर की और हमारे समाज की, वो भी बढ़ती है। सर्पगंधा के पौधे का जड़ का और पत्ती का दोनों का इस्तेमाल होता है। अधिकतम जो इस्तेमाल होता है दवाइयों में जड़ का ज़्यादा होता है। पत्ते का तो वो डमी जो दवाई बनती हैं या लोकल दवाइयाँ जो बनाते हैं वो पत्ते का इस्तेमाल करते हैं सर्पगंधे का। जो ओरिजिनल जैसे कोई भी कंपनी या अच्छा माल बना रही है, प्रोडक्ट है, वो इसकी जड़ों का प्रयोग करती है। अब हम इसके बीज की बात करते हैं। पौधा हमने रोपित किया तो अधिकतम लोग जो किसान करते हैं और हमने भी किया है, वो हम लोग इसको मेड़ बनाते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद मेड़ बनाते हैं। मेड़ पे इसकी रुपाई की जाती है और कुछ लोग तो इसको प्लेन सरफेस में भी लगाते, पानी नहीं भरता है जहाँ, वहाँ इसको प्लेन में लगा लेते हैं। और जहाँ प्लेन में इसकी जड़ कम बढ़ती हैं, नलाई ज़्यादा लगती हैं, हम मेड़ पे लगाते हैं, जिसमें इसकी जो दूरी होती है प्रति पौधे से पौधा 1 फीट होती है और मेड़ से मेड़ 2 फीट होती है। और आप कोई प्लेन में लगाना चाहता है तो वो 2 बाई 2 फीट के हिसाब से भी वो प्लेन में पौधे को रोपित कर सकता है। इसमें 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है बरसात के समय में। ये सर्पगंधा का पौधा ये 1 मीटर तक की ऊंचाई तक ही बढ़ता है। अगर ये मेड़ पर है, मेड़ पर होने के साथ साथ ये इसकी जो जड़ की ग्रोथ है वो अच्छी होगी, क्योंकि नीचे सरफेस जो होता है उसके मेड़ के अंदर का, वो आराम से उसमें ग्रो कर जाती है जड़ें। फरवरी मार्च में फ्लोरिंग होती है। उस फ्लोरिंग के समय आप उसका जो एक ब्लैक कलर का सीड आता है, इसमें फ्लोरिंग होती है, जब फूल आता है तो ब्लैक कलर का सीड्स आते हैं, तो उन सीड्स को आप हार्वेस्ट करके, मतलब निकाल कर उसमें से पौधे को बिना नुकसान करे, आप उन बीजों को लेकर आप उसे भी सेल कर सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 3000 रुपये kg है। 15 से 20 किलो सीड निकल जाता है प्रति एकड़।
सर्पगंधा की खेती में जो हमारा जो लाभ है वो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक चला जाता है 1 एकड़ में, जिसमें कि 10 से 15 हज़ार तक पौधों का रुपाई होती है। और आप सभी किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप औषधीय खेती की तरफ अपना रुख करें, और सर्पगंधा खेती अगर आप करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी DHO ऑफिस जाके, आयुर्वेद संस्थान में जाके कहीं भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई अपने अनुभवी किसान मित्र जिन्होंने सर्पगंधा की खेती की और मुनाफा कमाया। सर्पगंधा की खेती के बारे में और भी जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान दोस्तों, सर्पगंधा की फसल औसत 18 माह में तैयार हो जाती है। लगभग 75,000 खर्च कर 1.5 साल में 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। किसान कृषि औषधीय पौधे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्पगंधा की खेती पर चर्चा चल रही है, विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। हमारे किसान दोस्तों को आप बताइए कि कौन सा तरीका सबसे उत्तम होता है जिससे कि अच्छी पैदावार ली जा सके। बीज की बात करेंगे कि जो सबसे आसान तरीका है, तो किसान को जो है नॉर्मली जो सर्पगंधा है 30 से 35 हज़ार जो है पर एकड़ के हिसाब से हमें जो है पौध का व्यवस्था करनी है। तो कि इसका आपने अगर देखेंगे तो इसका जो बीज रहता है उसके ऊपर फ्रूट पल्प रहती है। तो समटाइम्स जो है किसान जब बाज़ार से लेता है तो उसके ऊपर उस जो है जो पुराना फल का छिलका होता है वो रहता है। तो इसके लिए हम जो है रिकमेंड करते हैं कि वो जो सर्पगंधा के बीज को जो है एक पूरी रात जो है 20 से 22 घंटे उसको पानी में सोख कर लिया जाए लगाने से पहले। 30 से 35 हज़ार जो है हमें पौध की आवश्यकता होगी। तो बीज को जो पूरी रात जो भिगोया हुआ बीज है उसको हम लेके तो हाइकोट्रेस जैसे है टमाटर का पौध जो किसान तैयार करता है वैसे जो है इसकी पौध तैयार कर सकता है। 10 से 15 दिन के अंदर जब बीज फूटना शुरू कर देता है तो जब जो प्लांट जो है 5 से 10 सेंटीमीटर का होने लगे तो मेड़ों के ऊपर जो है इसको रोपित किया जाता है। जैसे कि हम जो है टमाटर जब बैंगन लगाते हैं, इसकी RS1 करके वैरायटी है, उसका बीज लेना चाहिए, उसकी उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, सर्पगंधा की खेती के लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है और ये कैसे की जाती है? सर्पगंधा जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसको जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो इसको निरंतर अंतराल पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बरसात के महीनों में छोड़ के अगर बारिश नहीं होती है तो 15 से 20 जो दिन का अंतराल जो है बहुत है इसके लिए। बहुत ज़्यादा इसको खड़े पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि सर्पगंधा की खेती में रोग लगने की कितनी संभावना होती है और किस तरीके से इनका निदान किया जाना चाहिए? जी, जैसे पत्तियों पे है लीफ स्पॉट आ सकता है, जो फसल गलन हो सकता है, डैम्पिंग बोलते हैं। तो उसको जो डैम्पिंग को रोकने के लिए जैसे हमने बोला कि हम जैविक की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि बाज़ार में उसकी ज़रूरत है, पर फिर भी जब हम बीज से जो पौध बनाएंगे या कटिंग से पौध बनाएंगे उसको बेविस्टिन के जो 1 ग्राम जो सोल्यूशन में हम 15 से 20 मिनट तक डिप रखेंगे तो वो जो गलन वाला रोग है उसको रोकने में हेल्प करेगा। दूसरा है इसकी पत्तियों पे जो है लीफ स्पॉट वगैरह का आ सकता है, तो उसके लिए तो आप जो है फंजीसाइड कोई स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो और भी जैविक तरीके जैसे नीम की स्प्रे है वैसा अपना सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड जो फंजीसाइड है जैसे डायथीन है, M45 है, Z78 है, उनकी जो निर्धारित मात्रा उसके हिसाब से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए हमारे किसान दोस्तों को कि किस तरह की सरकारी योजनाएं सर्पगंधा की खेती के लिए मौजूद हैं और किसान दोस्त उसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड
और जो है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये सब मिलके जो है किसानों को सब्सिडी देते हैं कि आप 1 एकड़ पे अगर सर्पगंधा जो उन्होंने 36 प्लांट के करीब लिस्ट बना रखी थी कि आप उनमें से जो सिलेक्टेड पौधों की खेती करते हैं जिनकी बाज़ार में मांग है, तो आपको जो है मान लीजिए 6 से 8 हज़ार के करीब जो है एकड़ में गवर्नमेंट का अनुदान मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है उनका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसमें भर के आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इस सीज़न के लिए ये फसल इतनी मात्रा में हम जो ज़मीन में उगाएंगे तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है वो आपको अनुदान जो है मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना बेशकीमती वक्त निकाला और हमारे किसान मित्रों को सर्पगंधा की खेती के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सर्पगंधा की खेती से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। सर्पगंधा में लगभग 30 एल्केलाइड पाए जाते हैं जो मुख्यतः सर्पगंधा की जड़ों में होते हैं। पौधे की सूखी जड़ों में उनकी उपस्थिति 1.7 से 3% तक पाई जाती है। सर्पगंधा औषधीय पौधा होने के साथ साथ ऐतिहासिक पौधा भी है। 1000 से 800 ईसा पूर्व सर्पगंधा पौधे का वर्णन हमारे वैधराज आयुर्वेदाचार्य चरक ने किया है। सर्पगंधा सर्पदंश और कीटदंश के उपचार हेतु लाभप्रद विषनाशक पौधा है, ऐसा वर्णन किया गया है। किसान दोस्तों, सर्पगंधा की फसल औसत 18 माह में तैयार हो जाती है। लगभग 75,000 खर्च कर 1.5 साल में 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। सर्पगंधा के फल, तना, जड़ सभी चीजों का उपयोग होता है, इसलिए मुनाफा ज्यादा होता है। 1 एकड़ में करीब 25 से 30 क्विंटल सर्पगंधा का उत्पादन होता है और सन 2021 की बात करें तो प्रति किलो 85 से 100 रुपए में इसकी बिक्री होती है। किसान दोस्तों, सर्पगंधा की खेती में 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्पगंधा बहुवर्षीय फसल है। इसकी रोपाई के लिए मई में खेत की जुताई की जाती है। जनवरी माह से लेकर वर्षा काल आरंभ होने तक 30 दिन के अंतराल पर और जाड़े के दिनों में 45 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी जरूरी होती है। इसकी खेती उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु में की जा सकती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी खेती के लिए बेहतर तापमान है। जून से अगस्त तक इसकी खेती की जाती है। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है कि सर्पगंधा की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल गई होंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको ये जानकारी भी होगी कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए लुप्तप्राय पौधों की श्रेणी में सर्पगंधा को रखा गया है और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से सर्पगंधा की खेती के लिए तमाम तरीके की मदद की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सर्पगंधा की खेती आज के समय की जरूरत है। हाँ, और सर्पगंधा कफ और वात को शांत करता है, पित्त को बढ़ाता है। इसके अलावा पृथ्वी अगर पेट के कीड़ों की बात की जाए तो उसको भी ठीक करता है। साथ ही हार्मोनल अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक करता है, घाव को भरता है और इतने सारे औषधीय फायदों के अलावा सर्पगंधा की खेती अगर हमारे किसान मित्र करें तो उनको आर्थिक रूप से फायदा भी पहुंचाता है। जी हाँ, यानी कि सर्पगंधा मतलब फायदे ही फायदे, मुनाफे की खेती। तो किसान दोस्तों, सर्पगंधा की ही तरह बाकी और भी औषधीय पौधों के बारे में जानकारियां आप तक हम लाते रहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्ते। ये औषधीय पौधा है घृतकुमारी। घृतकुमारी, जिसे ग्वारपाठा या अंग्रेजी भाषा में एलोवेरा भी कहते हैं, ये साल भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। घृतकुमारी की उत्पत्ति दक्षिणी यूरोप, एशिया या अफ्रीका के सूखे क्षेत्रों में मानी जाती है।